हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सी ए लतीफ़्स एकेडमी। माय नेम इज़ तौकीरुल इस्लाम और मैं आज कारगिल पंचायत अकाउंट सेशन के पेपर में पूछे जाने वाले कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन के क्वेश्चंस की एनालिसिस करूंगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे वो 30 थे इन टोटल। जो पंचायत अकाउंट सेशन का पेपर हुआ था लास्ट ईयर उसमें भी 30 थे और यहाँ पे भी 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, विल मेक श्योर कि हम हर एक ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करेंगे, देन विल अराइव एट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस एक तरह से आपको रिवाइज भी हो जाएगा एंड ऑल्सो जहाँ जहाँ पे अगर कहीं पे कन्फ्यूजन होगा आई विल मेक श्योर कि वो कन्फ्यूजन भी आपको क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन टुडेज सेशन विद क्वेश्चन नंबर 1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड वाज URL स्टैंड्स फॉर। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? URL stands for first option Uniform Resource Locator, Uniform Resource Library, United Resource Locators और option D none of these। अब ये बहुत easy question था। I hope you all know the answer to this, that URL stands for Uniform Resource Locator। So option A would be the correct option। Now URL क्या होता है? URL जो भी कोई वेबसाइट होती है, वेबसाइट वेब पेजेस की बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक देखते हो तो फेसबुक एक वेबसाइट है, तो उसमें अलग अलग वेब पेजेस हैं। कैसे हैं अलग अलग वेब पेजेस? जब आप फेसबुक ओपन करते हो तो सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन आती है उसको हम कहते हैं होम पेज। वो होम पेज वहाँ पे उसको होम भी कहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आपके सामने जो आपके फ्रेंड्स ने या आप जो आपने जो पेज लाइक की होंगी उन्होंने जो पोस्ट अपलोड किए होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो वो एक वेब पेज हो गया। फिर आप ऊपर दबाते हो फ्रेंड्स पे क्लिक या मैसेजेस पे क्लिक। जब आप मैसेज पे क्लिक करते हो तो आप एक दूसरे वेब पेज पे चले जाते हो, वो मैसेजेस का वेब पेज है। तो इस तरह से जो वेबसाइट्स होती हैं वो वेब पेजेस की बनी होती है और हर एक वेब पेज का एक अलग URL होता है। उसको हम वेब एड्रेस के नाम से भी जानते हैं और दुनिया की सबसे पहले URL बनाई थी टिम बर्नर्स-ली ने। नाउ यू माइट बी नोइंग दिस दैट टिम बर्नर्स-ली ने ही www दैट्स वर्ल्ड वाइड वेब की इन्वेंशन की थी। तो इन्होंने बताया कि हम इंफॉर्मेशन को वेब पेज की फॉर्म में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। उसको हम हर एक वेब पेज को हम एक URL देंगे, दैट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर देंगे। तो जब भी हमें किसी वेब पेज को एक्सेस करना होगा जो किसी दूसरे कंप्यूटर पे होगा तो हम उस वेब पेज की URL देंगे। फॉर एग्जांपल URL जो है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है http www.google.com/services/index/htm। यहाँ पे अगर आप देखोगे http ये प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर इसको हम कहते हैं। ये बताता है कि इस वेब पेज को जहाँ पे ये है मतलब सर्वर पे है, सर्वर से आपके कंप्यूटर तक लाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये बताता है कि HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करना है। अब इसमें HTTPS भी हो सकता है, दैट इज़ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर या सिक्योर्ड। उसके बाद www है, ये कन्वेंशन है, ये फॉलो करना पड़ता है कि हर एक URL के पहले ये होना चाहिए। उसके बाद google.com है, ये डोमेन है, इसको हम डोमेन नेम कहते हैं। ये हर एक वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है, इसको रजिस्टर करना पड़ता है। लाइक गूगल का ऐसे google.com है, फेसबुक का facebook.com है। फिर उसके अंदर जो अलग अलग वेब पेजेस होते हैं उनका फिर आगे थोड़ा सा स्लैश करके कुछ और लिखा होता है। लाइक अगर आप क्रिकबज़ पे जाओगे तो यू विल राइट www.crickbuzz.com, तो वो आपको लेके जाएगा उसकी होम स्क्रीन पे, ठीक है, उसके होम पेज पे टू बी प्रिसाइज। नाउ वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे फॉर एग्जांपल जो शेड्यूल्स होगा आने वाले मैचेस होंगे उस पर क्लिक करोगे तो आप एक दूसरे वेब पेज पे चले जाओगे। उसका जो URL होगा वो होगा www.crickbuzz.com/schedules। तो अब शेड्यूल्स के अंदर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे फिर उस वाले वेब पेज का जहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का स्कोर कार्ड आएगा वहाँ पे लिखा होगा crickbuzz.com/schedules/इंडिया वर्सेस पाकिस्तान /स्कोर कार्ड। तो इस तरह से URL जो होती है उसका ये फॉर्मेट होता है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर आपको पता होगी ये चीज़ तो मे बी अगर इसके आसपास कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा यू विल नो द आंसर। Moving on to question number second question says a spreadsheet contains। एक spreadsheet में क्या होता है? कॉलम्स रोज, कॉलम्स एंड रोज और नन ऑफ दीज। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको बताना है कि स्प्रेडशीट में क्या होता है। नाउ यू नो स्प्रेडशीट लाइक वी हैव इन एक्सेल। स्प्रेडशीट हम कहते हैं कि जहाँ पे डेटा को हम एक टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं, जैसे हम टेबल बनाते थे बचपन में, तो उस तरह से जब हम टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करेंगे उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। और आपको बताना है कि स्प्रेडशीट में क्या होते हैं,
अब आपको पता ही होगा कि स्प्रेडशीट में आपको यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल ये रो दिख रही है इसको रो कहते हैं, और जो सेल्स आपको ऐसे वर्टिकल दिखेंगी उसको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला रो जो है इसको हम रो 1 कहेंगे, ये वाला रो 2 हो जाएगा, ऐसे ही ये रो 3 हो जाएगा, इस तरह से रो 4 करके नीचे आ जाएगा। अगर कॉलम में कॉलम 1 हो जाएगा, कॉलम 2 हो जाएगा, कॉलम ए हो जाएगा, कॉलम बी, कॉलम सी एंड कॉलम डी हो जाएगा, इस तरह से आगे जाएगा। सो नाउ आई होप यू नो व्हाट कॉलम्स एंड रोज आर। और यहाँ पे जहाँ पे कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सेल कहते हैं। लाइक यहाँ पे रो 1 है, यहाँ पे कॉलम ए है, सो यहाँ पे ये मैच कर रहे हैं, यहाँ पे ये मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एक सेल बन गई, उस सेल का एड्रेस 1A हो गया। आई होप दैट कि आपको ये सब चीज़ें आती होंगी। सो यहाँ पे ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। स्प्रेडशीट में कॉलम भी होता है और रो भी होता है ना। यहाँ पे अगर आप कहोगे कि कॉलम होता है, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट ऑप्शन, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें दोनों होते हैं। यू शुड नो दैट। एंड अगर हम बात करें जो रिसेंट आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, या जो वर्जन्स आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, उसमें अगर आप रोज़ की बात करोगे, टोटल रोज़ मतलब नीचे की तरफ जो है 1 2 3 4, ये टोटल अराउंड 1,48,000 होते हैं। या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि 10,48,576, और कॉलम्स टोटल होते हैं 16,384। नाउ ये चीज़ें याद रखनी है नहीं रखनी है, बट अगर JKSSB कुछ भी पूछ सकता है, यू नेवर नो दैट। अगर आपका दिन नहीं हुआ तो मे बी ये चीज़ पूछी जाए। कॉलम इंपॉर्टेंट है, कॉलम आपको याद होने चाहिए, 16,384 होते हैं। आई डोंट थिंक रोज़ पूछे जाएंगे। आपको याद होना चाहिए कि 10,48,000 होते हैं, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 16,384 होते हैं। यू शुड नो दिस, मे बी अगर पूछा जाए सो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन थर्ड, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू, 1 TB कितना होता है? 1 TB आपको पता है कि जीबीज़ में सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, बट यहाँ पे 1028, 1012, 1000 और 1024 है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको शायद आता होगा कि 1 TB में 1024 दैट इज़ 1024 GBs होते हैं। सो ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन ना। यहाँ पे अगर आपके दिमाग में शायद कभी ये क्वेश्चन आया होगा कि इन लोगों ने क्या हिसाब रखा है कि 1 TB में इन्होंने 1024 GB रखे हैं, 1000 GB क्यों नहीं रखे हैं? आसानी होती है याद रखने में, और ये 1024 क्यों रखा है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी में होता है, और बाइनरी में सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होते हैं, दैट इज़ 0 एंड 1। तो 2 वैल्यूज़ पॉसिबल होते हैं, तो इस तरह से अगर आप 2 का डबल करोगे तो वो 4 बनेगा। तो मतलब 2 का जो पावर है 2 पावर 2, 2 पावर 3 वो 8 बन जाएगा। ऐसे ही 8 का डबल करो 2 पावर 4 वो 16 हो जाएगा। इस तरह से 32, 64, 128, फिर उसके बाद 512, फिर उसके बाद 1024 आएगा। तो ये चीज़ें ये बाय डिफ़ॉल्ट है, जो कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी है, बाइनरी की वजह से ये वैल्यूज़ इस तरह से बनते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये क्यों बनता है, बिकॉज बाइनरी में 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होते हैं, और इसी वजह से आप देखोगे कि जो स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज होती है हार्ड डिस्क, वो 512 GB की होती है। आप 500 GB की नहीं देखोगे उतनी, बिकॉज ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बाइनरी की वजह से ये कॉन्स्टेंट हो जाता है कि ये इस तरह के वैल्यूज़ आपको दिखते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होगी कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। 1024 दरअसल 2 to the power 10 होता है, 2 to the power 10 होता है। तो 2 को 10 पावर करोगे वो आपको 1024 हो जाएगा। मेगाबाइट MB में होते हैं, यू नो दैट 1 MB में 1024 KBs होते हैं, और बाइट्स की अगर बात करें तो 2 पावर 20 बाइट्स होते हैं। तो हो सकता है कि अगर थोड़ा सा ट्विस्ट दे एग्जामिनर, अगर पूछे कि 1 मेगाबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं, देन यू शुड नो दैट इट्स 2 पावर 20, 2 पावर 20, 2 पावर 20। आप 1024 को 1024 से मल्टीप्लाई करोगे आपको ये आ जाएगा। गीगाबाइट में 1024 MB होते हैं, और अगर हम बाइट्स की बात करें तो 2 to the power 30 बाइट्स होते हैं। नाउ टेराबाइट 1024 गीगाबाइट्स होते हैं, और उसमें 2 to the power 40 बाइट्स हो जाएंगे। नाउ यहाँ पे तक आपको पता होनी चाहिए, बट यू शुड नो कि किलोबाइट के बाद मेगाबाइट आता है, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, और फिर पेटाबाइट आता है। पेटाबाइट तक आपको पता होनी चाहिए, आगे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसमें 1 TB बताना था। यू शुड नो दैट 1 TB इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वोलेटाइल डिवाइस। अब वोलेटाइल डिवाइस क्या होता है? यहाँ पे मेमोरी डिवाइसेस की बात हो रही है। यू नो कि मेमोरी डिवाइसेस की जब हम बात करते हैं तो आपके पास अलग अलग
ब्रॉडली अगर हम देखेंगे तो दो टाइप की मेमोरीज होती हैं, वन इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड इज़ सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम आती है, रोम आती है, और सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक मेमोरी आती है, जिसमें आपकी फ्लॉपी डिस्क आएगी, जिसमें आपकी हार्ड डिस्क आएगी, जिसमें मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। ऑप्टिकल मेमोरी आएगी जिसमें आपकी सीडीज आती हैं, डीवीडीज आती हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में आजकल जो नई आती है वो इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर ड्राइव्स होती हैं, जिन्हें हम एसएसडीज कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। या आजकल के नए कंप्यूटर्स में इस तरह की आपको सेकेंडरी स्टोरेज मिलेगी। तो ब्रॉडली हमने दो क्लासिफिकेशंस देखी, और प्राइमरी में रैम और रोम है। रैम में डी रैम, एस रैम, ये टाइप्स आपने पढ़े होंगे। और रोम में आपको पी रोम दिखेगी, ई रोम दिखेगी, ई रोम दिखेगी, ई प्रोम दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी ये आपने पढ़ी होंगी ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे और एक क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं मेमोरी डिवाइसेस की इनटू वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है ऐसी मेमोरी डिवाइसेस जिनके अंदर डेटा स्टोर होता है और वो तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है। जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहेगा तब तक वो डेटा उसमें सेफ रहेगा, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाएगा वो डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। उसको हम कहेंगे वोलेटाइल। और वोलेटाइल की एग्जांपल रैम है, जिसमें आपकी डी रैम एंड एस रैम आती है। तो रैम में जो भी डेटा होता है, जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो उसमें बहुत सारा डेटा होता है। वो डेटा जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम ऑफ करोगे वो डिलीट हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि ये वोलेटाइल है। एंड नॉन वोलेटाइल ऐसी मेमोरीज होती हैं जिनमें जो डेटा होता है वो तब तक रहता है जब तक आप डिलीट नहीं करोगे, तब तक वो रहेगा। ठीक है, जब तक आप डिलीट नहीं करोगे वो तब तक रहेगा, चाहे आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन करो ऑफ करो, वो उसी में रहेगा, वो सेफ रहेगा। उसको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल। सो वोलेटाइल ऐसी मेमोरी डिवाइस होती हैं जिनके अंदर डेटा तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन है, और नॉन वोलेटाइल उनमें हमेशा के लिए रहता है जब तक आप डिलीट ना करो। सो यहाँ पे ऑप्शंस अगर आप देखोगे, ऑप्शंस में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वोलेटाइल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वोलेटाइल में रैम आती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। रैम में जो चीज़ें सेव होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाता है। हार्ड डिस्क में आप कोई चीज़ रख रहे हो, आप अपना फाइल रख रहे हो, कोई वीडियो रख रहे हो कोई, वो तो हमेशा रहेगी, आप कितनी बार भी कंप्यूटर को ऑफ करो वो उसी में रहेगी। मैग्नेटिक टेप ये पहले यूज़ होती थी, जो आपके जो कैसेट्स होती थी जिनमें ऐसे उंगली घुसा के फिर उसको घुमाते थे, तो वो मैग्नेटिक टेप होती थी, उसमें भी चीज़ें स्टोर रहती थी, वो डिलीट नहीं होती थी जब तक आप ना करो। फ्लॉपी डिस्क ये भी पहले होती थी, ये मैग्नेटिक स्टोरेज है, ये भी नॉन वोलेटाइल है। सो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट ऑप्शन कि रैम एक वोलेटाइल डिवाइस है। आई होप you know all these things now. Moving on, question number 5. Monitors, printers, disk drivers, keyboard, mouse are included into which of the following categories? तो आपको बताना है कि मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव्स, ये ड्राइवर्स, कीबोर्ड्स, ये क्या होते हैं। नाउ यहाँ पे it should be disk drives not drivers, sorry for the mistake, यहाँ पे ये disk drives हैं, ठीक है, it's disk drives not disk drivers। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, या फिर ऑल ऑफ दी अबो है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हार्डवेयर की एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन। हार्डवेयर को हम चार अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ जिसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, सेकंड इज़ इनपुट डिवाइसेस, थर्ड इज आउटपुट डिवाइसेस, एंड फोर्थ इज़ द जिनको हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं या सिंपली प्रोसेसर भी कह सकते हैं। तो हार्डवेयर में यही चार चीज़ें आती हैं। इनपुट डिवाइसेस आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, ये हार्डवेयर हैं। आउटपुट डिवाइसेस में आपका मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर है वो भी आउटपुट डिवाइस हो गया, तो ये भी हार्डवेयर है। स्टोरेज डिवाइसेस में आपकी रैम है, रोम है, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज जिसमें हार्ड डिस्क आएगी, एसएसडी आएगी, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो वो भी हार्डवेयर है। इसके अलावा प्रोसेसर मतलब आपका सीपीयू है जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, तो वो भी हार्डवेयर है। तो ब्रॉडली यही चार टाइप के आपके पास हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मॉनिटर है, सो मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, यू नो दैट। यहाँ पे प्रिंटर है, प्रिंटर इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे डिस्क ड्राइव्स हैं, डिस्क ड्राइव में आपकी आएगी जो मैग्नेटिक ड्राइव्स आती हैं जिसमें आपकी फ्लॉपी आएगी, हार्ड डिस्क आएगी, तो वो एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड ये एक इनपुट डिवाइस है, माउस ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस ऑप्शन ए है। क्या ये सारे स्टोरेज हैं? नहीं, इसमें तो इनपुट भी हैं आउटपुट भी हैं, तो ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन 1 शुड नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे अगर ऑप्शन सी देखो, क्या ये सॉफ्टवेयर आएंगे? नहीं, यहाँ पे ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ये सारे हार्डवेयर में आएंगे, क्योंकि हार्डवेयर में यही चार टाइप के डिवाइस होते हैं जिसमें प्रोसेसर भी आता है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि इसका ऑप्शन बी जो है हार्डवेयर
करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे व्हाट डू यू कॉल ए मैलिशियस प्रोग्राम विच प्रिटेंड्स टू बी ए यूजफुल एप्लीकेशन। अब आपने मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स पढ़े होंगे, उसमें अपने वायरसेस पढ़ी होंगी, वर्म्स पढ़ी होंगी, ट्रोजन्स, रैनसमवेयर, की लॉगर, अलग अलग टाइप्स के पढ़े होंगे। पर यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको लगता है, आपने कहीं से डाउनलोड किया, आपको लगेगा कि ये कोई यूज़फुल एप्लीकेशन है, आपको लगेगा कि ये गेम है, आपको लगेगा कि ये कोई वीडियो एडिटर है, आपको लगेगा कि ये कोई काम की चीज़ है, आप जिस काम के लिए उसको डाउनलोड कर रहे हो उसका नाम कुछ ऐसा ही होगा, आपको लगेगा ये उसी काम के लिए है, बट वो मैलिशियस होगा। वो आपको लगेगा कि ये मैंने गेम डाउनलोड की, पर वो गेम नहीं होगी। गेम आपको लगेगी नाम से, बट अंदर उसके अंदर कुछ और होगा, अंदर उसके एक प्रोग्राम होगा जो कि आपका सारा डेटा हैकर तक पहुंचाएगा। तो इस तरह की जो एप्लीकेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखोगे कि जो ग्रीक्स है, ग्रीक्स में जब लड़ाइयाँ होती थी तो वहाँ पे ये ट्रोजन हॉर्सेस का कॉन्सेप्ट आया। तो वहाँ पे एक किला था, किले के अंदर जो है एक बादशाह था, उसको चारों तरफ से दूसरे बादशाह ने घेर लिया था, उसकी फौज ने घेर लिया था। अब जो बाहर से बादशाह था उसको अपनी फौज जो है उस किले के अंदर घुसानी थी, पर किला जो था उसके दरवाजे सारे बंद थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह का एक घोड़ा बनाया, ये लकड़ी का एक घोड़ा था, और गेट तक लेके गए। वहाँ पे जो गेट पे जो बंदे थे उनको बोला कि ये किसी काम के लिए है, अंदर किसी काम के लिए चाहिए। तो उनको लगा कि सच में ये किसी काम के लिए, तो ये अंदर चले गए घोड़े को लेके, और घोड़े के अंदर जो थे लोग बैठे थे जो कि फौजी थे, या जो बाहर जो बादशाह था, जो एनिमी था, उसके अंदर उन्होंने अपने फौजी बिठाए थे। तो वो फौजी बाहर निकले और उन्होंने वहाँ पे जो दरवाजे पे लोग थे उनको मार दिया, और बाकी जो दरवाजे थे उनको खोल दिया, और बाकी फौज जो है वो अंदर आ गई। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा कि ये बाहर से तो घोड़ा दिखता था, उनको लगा कि ये कोई काम की चीज़ है, ये यहाँ पे शायद किले के अंदर किसी काम के लिए होगी, बट रियलिटी ये थी कि ये इसके अंदर कोई और चीज़ थी, एक मैलिशियस प्रोग्राम था, इसके अंदर एक ऐसी चीज़ थी जो कि नुकसान पहुंचाने वाली थी। नाउ आई होप ट्रोजन हॉर्स आपको कभी भी आप भूलोगे नहीं कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। नाउ रैनसमवेयर ये ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर देता है, फिर उसको अनलॉक करने के लिए आपसे रैंसम मांगी जाती है, फिरौती मांगी जाती है। जिसने आपके कंप्यूटर सिस्टम को ये के ऊपर ये अटैक किया होगा वो आपको बोलेगा कि मुझे पे करो, तभी जाके मैं आपको पासवर्ड दूंगा जिससे आप ये ऑन कर पाओगे। देन देयर इज़ की लॉगर, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि फॉर एग्जांपल किसी हैकर या किसी अटैकर ने आपके सिस्टम के ऊपर ये इंस्टॉल कर दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप जो भी कीबोर्ड के ऊपर लिखोगे वो सारा उसके पास चला जाएगा। चाहे आप पासवर्ड लिख रहे हो, चाहे आप यूज़र नेम लिख रहे हो, चाहे आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो, ये की लॉगर प्रोग्रामर जो है ये सारा वो डेटा जो भी आप कीबोर्ड के ऊपर लिखोगे ये पहुंचाएगा जिसने इस आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर इसको इंस्टॉल किया होगा। नाउ आई होप यू नो व्हाट ए की लॉगर इज़। सो यहाँ पे ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। जो मैलिशियस प्रोग्राम प्रिटेंड करता है कि मैं यूज़फुल हूँ, आपको लगता है आपने गेम डाउनलोड की, पर वो अंदर से गेम नहीं होती है, वो आपके सारे डेटा को फॉर एग्जांपल हैकर तक पहुंचाता है। सो ट्रोजन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लॉक रेट ऑफ अ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। प्रोसेसर की क्लॉक रेट को किस में मेजर करते हैं। अब जो भी प्रोसेसर होता है, चाहे वो चाहे वो कंप्यूटर का हो या फिर आपके स्मार्टफोन का हो, जब भी आप नया फ़ोन या नया कंप्यूटर खरीदते होगे उसके सामने आप CPU में देखोगे वहाँ पे लिखा होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़। वो दरअसल उस CPU के अंदर के क्लॉक की स्पीड होती है। आप इस तरह से याद रखोगे कि जितनी तेज़ या जितनी क्लॉक रेट ज़्यादा होगी उतना प्रोसेसर तेज़ होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे मेगा हर्ट्स लिखा हुआ है। मेगा हर्ट्स, मेगा होता है 2 to the power 20 या फिर 10 to the power 6, ठीक है, ऑलमोस्ट इतना होता है। इसका ये मतलब है कि 10 to the power 6 ऑपरेशन 1 सेकेंड में CPU परफॉर्म करता है। तो अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम की क्लॉक रेट है 1 मेगाहर्ट्ज़, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड के अंदर इतने ऑपरेशंस, दैट्स 10 to the power 6, एक मेगा ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है आपका कंप्यूटर। तो जितनी ज़्यादा क्लॉक रेट होगी, अगर गीगा में होगी, तो ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा आपके CPU ऑपरेशंस कर पाएगा, मतलब उतना तेज़ आपका CPU होगा। सो आपको याद रखना है कि क्लॉक रेट मेजर की जाती है मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज़। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, 8 बिट्स मेकअप। 8 बिट्स कितने होते हैं? 8 बिट्स 1 बाइट होती है, यू नो दैट। और 4 बिट्स कितनी होती हैं? 4 बिट्स होती हैं 1 निबल।
1 निबल। एंड किलोबाइट 1024 बाइट्स या फिर 2 टू द पावर 10 बाइट्स। 1 मेगाबाइट होती है 1024 किलोबाइट्स या 2 टू द पावर 20 बाइट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द टर्म WannaCry इज एसोसिएटेड। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपको किसी बुक पे ना मिलेगा। WannaCry क्या है? क्या ये कंप्यूटर हार्डवेयर है, म्यूजिकल बैंड है, साइबर अटैक है या फिर न्यू एपिडेमिक इन अफ्रीका है? ना यहाँ पे अगर आपको ये पता भी नहीं होगी, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इसका आंसर बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कंप्यूटर में पूछा गया था, तो ऑब्वियसली ये म्यूजिकल बैंड तो होगा नहीं, ये कोई एपिडेमिक तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए या सी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी जोर लगाओगे तो आप डेफिनेटली ऑप्शन सी साइबर अटैक पे ही जाओगे। नाउ वील सी व्हाट WannaCry इज। इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, ये एक साइबर अटैक था। साइबर अटैक मतलब एक ऐसा अटैक जो कि इंटरनेट के ऊपर होता है, इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक होता है, वो आपका डेटा चुरा सकता है, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, डेटा को करप्ट कर सकता है। इस तरह सी चीज़ें अगर इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर पे या किसी और के कंप्यूटर पे हो जाएं तो उसको हम साइबर अटैक कहते हैं। दरअसल आज से 4-5 साल पहले ये एक अटैक हुआ था, इसका नाम था WannaCry। हैकर्स ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसको हम कहते हैं ये रैनसमवेयर सॉफ्टवेयर, जो आपने पढ़ा होगा। नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ए रैनसमवेयर सॉफ्टवेयर है। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, वो इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट दुनिया के कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल करते थे। वो किसी भी तरीके से वो डिफरेंट तरीके कंप्यूटर्स के ऊपर थ्रू आउट द वर्ल्ड इंस्टॉल करते थे। जब वो उसके ऊपर इंस्टॉल हो जाता था तो वहाँ पे क्या होता था, इस तरह की स्क्रीन कंप्यूटर पे आ जाती थी। यहाँ पे लिखा होता था कि योर फाइल्स हैव बीन एनक्रिप्टेड, आपकी सारी फाइल्स एनक्रिप्ट हो गई। अब अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फाइल्स को वापस रिकवर करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा कि आपको 2017 से पहले, मतलब अभी इसके पास 6 दिन के अंदर अंदर तुम्हें बिटकॉइंस $300 की मुझे सेंड करनी होगी। ना यहाँ पे ये इससे रैंसम मांग रहा है, फिरौती मांग रहा है, तो ये एक तरह का रैंसमवेयर अटैक था। ये इसने थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स को, थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस को यहाँ पे इस अटैक ने अफेक्ट किया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि WannaCry ये एक रैंसमवेयर अटैक था, ये एक साइबर अटैक था जिसने दुनिया भर में बहुत सारे कंप्यूटर्स को अफेक्ट किया था। और यहाँ पे ये हैकर्स जो थे, ये अटैकर्स जो थे, ये बिटकॉइन में मांग रहे थे पैसे, रैंसम मांग रहे थे। और बिटकॉइन आपको पता होगा कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को ट्रेस कर पाना नामुमकिन होता है। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, WAP स्टैंड्स फॉर। अब WAP एक प्रोटोकॉल है जो शायद आपको पता भी होगा इसकी फुल फॉर्म। WA की फुल फॉर्म क्या वायरलेस एडिशन प्रोटोकॉल होती है, ऑटोमेशन प्रोटोकॉल, एडेप्टेशन प्रोटोकॉल या फिर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नाउ यू माइट बी नोइंग दिस दैट WAP स्टैंड्स फॉर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल ये एक प्रोटोकॉल है जो कि मोबाइल वायरलेस नेटवर्क्स में यूज़ होता है। मतलब जब आप मोबाइल के थ्रू वायरलेसली, मोबाइल के थ्रू, अपने स्मार्टफोन के थ्रू जब आप वायरलेसली इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हो तो ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ होता है। बस आप इतना याद रखो कि वायरलेस की इसकी फुल फॉर्म वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होती है। मूविंग ऑन, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज। अब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से आप क्या कर सकते हो? सेंडिंग ऑफ फाइल्स विद इन ए रेंज ऑफ 10 किलोमीटर। क्या आप ब्लूटूथ से 10 किलोमीटर तक अपनी फाइल सेंड कर सकते हो? ऑब्वियसली नो, तो इसको एलिमिनेट कर दो। सेंडिंग ऑफ ईमेल, क्या आपने कभी ब्लूटूथ पे ईमेल भेजी है? सर नहीं भेजी है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो, इन दो को एलिमिनेट कर दो। वायरलेस कनेक्शन बिटवीन वेरियस डिवाइसेस इक्विपमेंट्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, क्या आप इससे शॉर्ट डिस्टेंस की कुछ मीटर, कुछ फीट तक डेटा को सेंड कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे के साथ वायरलेसली इक्विपमेंट्स डिवाइसेस में। फॉर एग्जांपल आपके एयरपॉड्स आते हैं आज, आपका मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इनको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस पे। सर ये करेक्ट ऑप्शन। डाउनलोडिंग ऑफ मूवीज़ फ्रॉम द इंटरनेट, ऑब्वियसली नो, सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। वायरलेस कनेक्शन बिटवीन वेरियस डिवाइसेस और इक्विपमेंट ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ना यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको पता ही होगा कि ब्लूटूथ से हम यूजुअली पैन बनाते हैं, दैट्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लूटूथ से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट किया अपने फ़ोन के साथ, या फिर इसी साथ मैंने कंप्यूटर के ब्लूटूथ के साथ मैंने अपने एयरपॉड्स भी कनेक्ट कर लिए, तो एक छोटा सा नेटवर्क बन गया जिसमें आपका कंप्यूटर भी कनेक्टेड है, आपका फ़ोन भी कनेक्टेड है, आपके एयरपॉड्स भी कनेक्ट है, और हो सकता है कि आपके ब्लूटूथ स्पीकर्स भी कनेक्टेड है। तो ये एक छोटा सा नेटवर्क बन गया, इसको हम कहेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये हमने ब्लूटूथ से बनाया। और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो हम टोटल 7 ब्लूटूथ डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं एक
ठीक है, एक ब्लूटूथ नेटवर्क में। ये आपको याद रखना है कि वी कैन कनेक्ट मैक्सिमम ऑफ 7 डिवाइसेस इन अ ब्लूटूथ नेटवर्क। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर। इनमें से हार्डवेयर कौन सा है? प्रिंटर ड्राइवर, शायद आप इस पर क्लिक कर जाओगे, बट प्रिंटर ड्राइवर, इफ यू सी ड्राइवर है यहाँ पे, तो ड्राइवर्स आपने पढ़े होंगे, ड्राइवर्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं ये यूजुअली ड्राइवर्स होते हैं। ड्राइवर मतलब फॉर एग्जांपल जो हार्डवेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंटर है, पेरिफेरल डिवाइसेज होते हैं, प्रिंटर है कोई, या फॉर एग्जांपल कोई एक्सटर्नल डिवाइस आप कनेक्ट करें अपने कंप्यूटर के साथ, तो उसको कंपैटिबल बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम ड्राइवर कहते हैं। तो प्रिंटर का भी एक ड्राइवर होता है, ठीक है। तो ड्राइवर ये एक सॉफ्टवेयर है, कंट्रोल यूनिट ये हार्डवेयर है, ठीक है। बट ऑपरेटिंग सिस्टम ये सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर नहीं है। सो कंट्रोल यूनिट ये प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कि सीपीयू के अंदर होता है, तो ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, लैन वैन मैन आर कंप्यूटर नेटवर्क्स कवरिंग डिफरेंट एरियाज, देयर फर्स्ट अल्फाबेट्स एल डब्ल्यू एंड एम रेस्पेक्टिवली स्टैंड फॉर। तो लैन वैन मैन आपने डेफिनेटली सुना होगा, पढ़ा भी होगा, तो आपको बताना है कि लैन वैन और मैन में एल क्या होता है, वैन में डब्ल्यू क्या होता है और मैन में एम क्या होता है। ना लैन की फुल फॉर्म सर लोकल एरिया नेटवर्क, सो लोकल आएगा तो ये या फिर ये हो सकता है। सर वैन में वाइड एरिया नेटवर्क, तो डेफिनेटली ये वाला है। मैन में एम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, MS वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। MS वर्ड किसकी एग्जाम्पल है? सर MS वर्ड क्या है? सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सर ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। सर हमने पढ़ा है, सर ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। सो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपको पता है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल नहीं है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। सर ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमने पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। हमने देखा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर्स आते हैं, ग्राफिक सॉफ्टवेयर आता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर लाइक वी हैव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वेब ब्राउजर्स होते हैं, आपका क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, एट्सेट्रा। सर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जो एंटरप्राइजेज यूज़ करती हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, हु इज़ द फादर ऑफ ईमेल? ईमेल के फादर कौन है? सर फर्स्ट ऑप्शन इज टिम बर्नर्स-ली। सर हमने पढ़ा है टिम बर्नर्स-ली WWW वर्ल्ड वाइड वेब के फादर हैं। सो ऑप्शन ए इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड इज चार्ल्स बेबेज। सर हमने पढ़ा है चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था। सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। सर यहाँ पे पॉल बुशेट, सर पॉल बुशेट जो है सर इन्होंने जीमेल बनाया है। सर इन्होंने जीमेल बनाया, पर जीमेल दुनिया का पहला मेल नहीं था। आपको याद रखना है, पॉल बुशेट ने जीमेल बनाया, जो आपके पास जीमेल होता है वो इन्होंने बनाया था। बट यहाँ पे रे टॉमलिंसन है, रे टॉमलिंसन ने दुनिया का पहला ईमेल बनाया था जो कि एरपानेट पे चलाया था इन्होंने। तो फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है रे टॉमलिंसन को, क्योंकि इन्होंने दुनिया का पहला ईमेल बनाया था। पॉल बुशेट इन्होंने जीमेल बनाया, चार्ल्स बेबेज इनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स, इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, और टिम बर्नर्स-ली इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म पर्टेनिंग टू इंटरनेट? इनमें से कौन सी टर्म इंटरनेट के रिलेटेड नहीं है? सर ऑप्शन ए लिंक। सर लिंक तो है, लिंक हम देखते हैं हर बार सुनते हैं, सर लिंक सेंड करो, लिंक सेंड करो। तो लिंक क्या है? लिंक दरअसल URL होता है। सो ऑप्शन ए शुड नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। ये इंटरनेट के रिलेटेड है। ब्राउज़र, सर ये भी इंटरनेट के रिलेटेड है, ब्राउज़र के थ्रू ही तो हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। सर्च इंजन, सर सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन की एग्जांपल गूगल है, जिससे आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कोई चीज़। याहू एग्जांपल आएगी इसमें। सो ऑप्शन सी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं आएगा। सर्च इंजन इंटरनेट के रिलेटेड है, बट कीबोर्ड इज़ नॉट रिलेटेड टू द इंटरनेट। कीबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसका इंटरनेट के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। सो ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे नॉट बताना था, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। मूविंग ऑन, इन विच वे अ होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट? इंटरनेट के ऊपर एक होस्ट मतलब एक कंप्यूटर है, वो दूसरे कंप्यूटर को किस तरह से ढूंढता है? इसका ये मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने यही अभी लिखा youtube.com। अब youtube.com क्या है? सर ये एक सर्वर का वेब एड्रेस है, कहीं पे कंप्यूटर है जिस पे वो youtube.com पे जो वीडियोज़ हैं वो सारी स्टोर हैं। तो आपका कंप्यूटर यहाँ है, youtube.com
पे जो यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं वो सर्वर पे हैं, वो सर्वर अमेरिका में है। आपका कंप्यूटर कैसे सर्च कर पाता है उस होस्ट को? तो आप इन दोनों को होस्ट्स कहेंगे, ठीक है। ये एक दूसरे को कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसके लिए होता है आईपी एड्रेस। जैसे हर एक घर का एड्रेस होता है, वैसे ही हर एक कंप्यूटर का इंटरनेट पे जो भी चीज़ कनेक्टेड हो, कंप्यूटर्स ही नहीं, चाहे आपकी स्मार्ट वॉच भी आजकल इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती है, आजकल स्पीकर्स इंटरनेट के साथ कनेक्टेड, छोटी छोटी चीज़ें आजकल इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो ये सारी जो भी चीज़ इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। सो आईपी एड्रेस होस्ट्स को इंटरनेट के ऊपर एक दूसरे को फाइंड करने में हेल्प करती हैं। सो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आईपी एड्रेस के दो मेजर टाइप्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट इज़ IPv4। पहले आईपी दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यूज़ होता था, उसमें 32 बिट्स होते थे। ये आपको याद रखना है कि IPv4 में 32 बिट्स होती थी। मतलब उसमें जो एड्रेस होता था वो इस तरह से होता था, ये 1 बिट है, सेकंड बिट, थर्ड बिट, ऐसे करके 8 बिट, फिर एक डॉट होता है, फिर ऐसे 8 बिट्स, फिर डॉट, फिर 8 बिट्स और फिर डॉट। ये डॉट हम खुद ही डालते हैं एड्रेस में, दरअसल ये नहीं होता है, ये बस हमारे लिए मतलब ये पढ़ना आसान हो जाए इसलिए बनाते हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे व्हाट इज़ माई आईपी, तो आपको इस तरह का कुछ आईपी एड्रेस दिखेगा, आपको ये बिट्स नहीं दिखेंगी। दरअसल उन्होंने उन बिट्स को कन्वर्ट किया होता है, ये बाइनरी में है, उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है इसको डेसिमल में। सो आपको जो आईपी एड्रेस दिखता है वो इस तरह से दिखता है। तो आपको याद रखना है कि IPv4 में टोटल 32 बिट्स होते हैं और हर 8 बिट्स के बाद आपको एक डॉट दिखता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मूविंग ऑन, आज जो नए आते हैं उसको हम कहते हैं IPv6। आजकल जो नए एड्रेसेस हैं, क्योंकि IPv4 में जो जितने भी एड्रेस वो ख़त्म हो गए थे, इतने सारे डिवाइसेस इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुए कि ये ख़त्म हो गए, फिर IPv6 आया। IPv6 में टोटल 128 बिट्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है IPv4 में 32 बिट्स होते हैं और IPv6 में 128 बिट्स होते हैं। और ये आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है? ये आपका ISP कराता है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप इंटरनेट पे, जब भी आप अपने फ़ोन पे मोबाइल डेटा ऑन करोगे ना, तो जिसका आपकी सिम होगी, फॉर एग्जांपल आपकी जियो की सिम है, तो जियो आपको एक आईपी एड्रेस देगा। अब आपने फॉर एग्जांपल डिसकनेक्ट किया, तो हो सकता है कि वही आईपी एड्रेस, अब आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं हो, आपने मोबाइल डेटा बंद किया, तो वही आईपी एड्रेस वो किसी और को देगा, आप जो जियो का कस्टमर होगा। फिर जब आप फिर से मोबाइल डेटा ऑन करोगे, फिर से इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगे, तो आपको कोई और एड्रेस मिल सकता है। तो ये आईपी एड्रेस जो है ये फिक्स्ड नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स का या मोस्ट ऑफ द जो डिवाइसेस हैं उनका फिक्स नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि IP एड्रेसेस आर प्रोवाइडेड बाय ISPs, दैट्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। जैसा आपका जियो है, एयरटेल है, जिसकी आपकी सिम होती है। मूविंग ऑन, परम वॉज डेवलप्ड बाय, परम को किसने बनाया था? सो परम को बनाने वाली कंपनी का नाम था CDAC। सो CDAC स्टैंड फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे DAC लिखा हुआ था इन्होंने, पर DAC इज़ नॉट द करेक्ट। यहाँ पे CDAC आपको याद रखना है। परम जो पहला सुपर कंप्यूटर था इंडिया का, उसको बनाया था CDAC ने। CDAC स्टैंड फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसको आपको याद रखना है। इसको 1990 में बनाया गया था और ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। यहाँ पे अब इसी का एक नया वर्जन लेटेस्ट बनाया गया, उसका नाम है परम सिद्धि AI, परम सिद्धि AI। और आपको ये याद रखना है कि ये इंडिया का आज का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। तो मे बी अगर पूछा जाए कि इंडिया का आज का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, यू शुड नो दैट इट इज़ परम सिद्धि AI। तो यहाँ पे दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, यू नो दैट, उसका नाम क्रे 1 था। उसको बनाने वाले का नाम, इन्वेंटर का नाम सैमुअल रॉजर क्रे था, उसी के नाम पे इसको क्रे 1 नाम रखा गया। और सैमुअल रॉजर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग कहा जाता है। इन्होंने ये 1976 में बनाया था। एंड सुपर कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया के 2 सुपर कंप्यूटर्स टॉप 500 लिस्ट में आते हैं। वन इज़ द परम सिद्धि AI और दूसरे का नाम है मिहिर, MIHIR। परम, ये आपको याद होना चाहिए कि परम सिद्धि AI सबसे फास्टेस्ट है और मिहिर सेकंड फास्टेस्ट है। मे बी अगर पूछा जाए कि इन टॉप 500 में कौन से 2 आते हैं, बट यहाँ पे रैंक आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 63rd नंबर पे परम सिद्धि AI आता है और मिहिर 146 आता है। ये 2020 की रैंक है। और सबसे फास्टेस्ट दुनिया का आज का जो जाना जाता है उसको हम कहते हैं फुगाकू। ये जापान का है। सो यू शुड नो दैट द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज़ फुगाकू। ये जापान का है, फॉलोड बाय समिट USA का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। तो जो रैंकिंग या एक तरह से जो बेंचमार्क यूज़ किया जाता है, जो इवैल्यूएशन के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है कि कौन सा फास्ट है कौन सा फास्ट नहीं है, उसको हम कहते हैं लिनपैक बेंचमार्क। लिनपैक बेंचमार्क आप याद रख सकते हो। अगर नहीं रखोगे देन
इट्स ओके। सो आपको याद रखना है पर कि फुगाकू जापान का दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है और समिट यूएसए का दुनिया का सेकंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सी डी रोम एंड ए सी डी आर डब्ल्यू। सी डी रोम क्या होता है सर? इट्स सी डी रोम होता है सर रीड ओनली मेमोरी। सर सी डी आर डब्ल्यू, सर सी डी आर डब्ल्यू होता है सी डी री राइटेबल। इट्स री आर ई डब्ल्यू से राइटेबल होता है। तो रीड ओनली का मतलब है जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, मतलब आपने उस सीडी में जो कुछ चीज़ डाली है बस आप उसको देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई मूवी डाली है बस आप उसको देख सकते हो, पर आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, आप उसको राइट नहीं कर सकते, आप कोई और चीज़ उसमें नहीं डाल सकते, ठीक है। तो रीडिंग का मतलब है जो उसमें डेटा है उसको देखना, ठीक है, वो कोई भी डेटा हो सकता है, उसको देखने को हम रीड कहते हैं। और राइट का मतलब है डिलीट करना, उसमें कोई नई चीज़ ऐड करना, वो राइट में आएगा। तो सी डी रोम ये एक टाइप की सी डी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गेम खरीदी या आप ठीक है आपने कोई गेम खरीदी, तो सी डी रोम जो होती है उस में अगर वो गेम आई वो अगर सी डी रोम में होगी तो आप उस गेम को चला सकते हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट आप उसको डिलीट नहीं कर सकते उस सी डी में से, ठीक है। आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, आप उसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं कर सकते। बट जो सी डी री राइटेबल होती है, कभी फॉर एग्जाम्पल आपको ज़रूरत पड़ी कि पहले होता था कि आपको कोई चीज़ जो है वो सी डी के थ्रू किसी को भेजनी है, ठीक है, सीडी में आपको ऐड करनी है और फिर किसी को भेजनी है, तो आप एक सी डी आर डब्ल्यू लाओगे जो कि री राइटेबल होगी, मतलब वो खाली होगी, जब वहाँ से आएगी आप उसमें ऐड करोगे, आप उसमें वो चीज़ डालोगे तो वो दूसरे को भेजोगे, फिर वो उसको डिलीट फिर से कर सकता है, उसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हो। जो री राइटेबल होती है आपको याद रखना है कि सी डी आर डब्ल्यू कैन बी रिटर्न टू, उसमें आप राइट कर सकते हो, मतलब आप उसमें ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। सर ठीक है, री राइटेबल में कर सकते हैं। सी डी रोम जो होती है वो बस आप कैन ओनली बी रेड फ्रॉम, आप उसमें बस रीड कर सकते हो, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सी डी रोम में बस आप रीड कर सकते हो, आप बस देख सकते हो उसमें क्या है, बट आप डिलीट नहीं कर सकते, आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एक चीज़ है कि सी डी आर डब्ल्यू का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, और आपको पता हो गया होगा कि इसका मतलब है कि आपने सी डी लाई, आप उसमें डिलीट करो, जब मन चाहे उसमें ऐड करो, जितनी बार चाहे आप वो कर सकते हो। दूसरी है सी डी रोम। सी डी रोम का मतलब होता है सी डी रीड ओनली मेमोरी, उसमें वहाँ से कोई चीज़ भर के आएगी, बस आप उसको देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वहाँ से एक मूवी आई एक सी डी रोम में, आप उस मूवी को 1000 बार देख सकते हो, पर कभी भी आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, आप उसमें नई मूवी या नई चीज़ कोई ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज सी डी आर। सी डी आर का मतलब होता है सी डी रिकॉर्डेबल। सी डी रिकॉर्डेबल का मतलब होता है ये सी डी रीराइटेबल की तरह होती है, बट एक डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि जब आप ये लाते हो तो आप उसमें एक बार राइट कर सकते हो, एक बार आप इसमें कोई चीज़ ऐड कर सकते हो, बट उसके बाद फिर ये बन जाती है सी डी रोम। क्या बनती है? सी डी रोम। मतलब एक बार आपने इसमें कोई चीज़ डाली, फिर आप उसको डिलीट नहीं करोगे, फिर आप उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। आई होप कि डिफरेंस समझ आ गया होगा सी डी रोम, सी डी रिकॉर्डेबल एंड सी डी रीराइटेबल के बीच। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 21, कंप्यूटर यूजेज द डाइजेस्ट लैंग्वेज टू प्रोसेस डेटा। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज करता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए? सर ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर बाइनरी यूज़ करता है। सर हम यहाँ से कोई भी लैंग्वेज में लिख देंगे कीबोर्ड पे, हम लिख देंगे सर 5+7, बट अंदर कीबोर्ड जो है वो उस 5+7 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर जाके वो उसका जो बाइनरी होगा 5 का और 7 का वो देगा सीपीयू को। तो सीपीयू उस बाइनरी के ऊपर काम करेगा, वो आपके 5 और 7 पे काम नहीं कर सकता, उसको 5 और 7 समझ नहीं आएगा, उसको बस समझ आएगा उस 5 का बाइनरी और 7 का बाइनरी। मूविंग ऑन, द क्लॉक रेट ऑफ ए प्रोसेसर मेजर्ड इन, ये क्वेश्चन ने रिपीट किया है एंड इसका आंसर मैंने ऑप्शन डी बताया हुआ है। मूविंग ऑन, द बिगेस्ट मेमोरी साइज इन द फॉलोइंग इज, इन सब में से बड़ा सबसे कौन सा है? गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट और मेगाबाइट। सर हमने पढ़ा है 1 किलोबाइट, पहले बाइट आता है सर, फिर किलोबाइट आता है सर, उसके बाद आता है किलोबाइट के बाद मेगाबाइट। सर मेगाबाइट हम पढ़ते हैं कि सर 1024 मेगाबाइट कितना होता है? सर 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट होती है, और हमने पढ़ा है सर 1024 गीगाबाइट्स 1 टेराबाइट होती है, और आपको याद रखना है कि 1024 टेराबाइट्स बनाती हैं 1 पेटाबाइट। तो याद रखना है इनमें सबसे बड़ा पेटाबाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है सबसे छोटा यहाँ पे मेगाबाइट है, उसके बाद गीगाबाइट है, फिर टेराबाइट है और फिर पेटाबाइट है। सो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। OCR स्टैंड्स फॉर, OCR की फुल फॉर्म क्या होती है? शायद आपने पढ़ा भी होगा, OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। सो OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ जो लिखी हुई है ये कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में चाहे
ABCD हो, मतलब आपका अल्फ़ाबेट हो, या फिर 1 2 3 4 न्यूमेरिकल्स हो, वो सारे उनको हम कैरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ हो गई कि मैंने इसकी एक फ़ोटो उठाई, ठीक है। ऐसे तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये ऐसे मैंने टेक्स्ट लिखा है ना, तो ये टेक्स्ट है, ठीक है। जैसे आप कोई PDF होती है जिसमें आप टेक्स्ट कॉपी कर सकते हो, बट कोई PDF होती है जिसमें इमेज होती है, जिसमें लिखा तो होता है कुछ बट वो इमेज होती है, ठीक है। तो उसको कंप्यूटर एज इमेज कंसिडर करता है, उसके लिए वो टेक्स्ट नहीं है, उसके लिए वो एक इमेज है। तो ऐसी चीज़ों को इमेज में से अगर आप चाहते हो कि उसमें जो टेक्स्ट लिखा है उसको पढ़ना, उसके लिए OCR की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। आई होप समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया बस याद रखो दैट OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। मूविंग ऑन, इन ए सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सैट स्टैंड फॉर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सैट की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखो, यहाँ पे इन्होंने वेरी वेरी वेरिंग लिखा हुआ है, सो यहाँ पे इट शुड बी VSAT। तो यहाँ पे VSAT था बट इन्होंने VSAT की जगह पेपर में सैट लिखा था। VSAT की फुल फॉर्म होती है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, दैट इज़ ऑप्शन बी। अब ये वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो एंटेनाज होते हैं, यूजुअली डिश एंटेनाज आपके घर पे होते हैं, DTH जो होता है, आपको जो DTH होता है वो VSAT नहीं होता है, ठीक है, वो VSAT नहीं होता है। VSAT में ये चीज़ होती है कि VSAT 2 वे कम्युनिकेशन कर पाता है। ये यूजुअली अगर सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट या सैटेलाइट के थ्रू डेटा शेयर करना होता है, तो जो एंटेना होता है, जो डिश एंटेना यूज़ होता है, जिसका जो एपर्चर डायमीटर छोटा होता है, उसको हम कहते हैं VSAT। तो VSAT क्या है, VSAT सर जो डिश एंटेना होता है उसी की तरह होता है, लेकिन वो 2 वे कम्युनिकेशन कर पाता है। जो DTH डिश एंटेना आपके घर पे होता है वो 2 वे कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। सैटेलाइट से आपके घर तक टीवी में वो सारी जो है जो भी चैनल्स है वो आती हैं, बट यहाँ से आपके टीवी से कोई चीज़ वहाँ नहीं जाती, वो 1 वे होती है। तो VSAT 2 वे होता है बट आपका डिश एंटेना 1 वे होता है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि VSAT ऐसे एंटेनाज होते हैं जिनका एपर्चर छोटा होता है, डायमीटर छोटा होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कितना छोटा होता है, यूजुअली 3.8 मीटर से छोटा जिसका डायमीटर होगा उस डिश एंटेना को हम VSAT कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूजुअली VSAT में जो एंटेनाज आते हैं वो 75 to 1.2 मीटर्स के होते हैं, लेकिन 3.8 मीटर्स तक हो सकते हैं। मूविंग ऑन, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू पावर पॉइंट शो। पावर पॉइंट में कौन सी चीज़ आप ऐड कर सकते हो, JPG। सर ये JPG क्या है, सर JPG स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, यू शुड नो। पर यहाँ पे आप देखोगे JPG एक ये इमेजेस का एक्सटेंशन होता है। सर JPG इमेजेस होती है इतना हमें पता है, सर यहाँ पे JPG भी है और JPEG भी है, इनमें के बीच में क्या डिफरेंस है। दरअसल JPG और JPEG एक ही चीज़ है। ये पहले जो था, पहले ये JPEG ही हुआ करता था, जो इमेज थी उनका एक्सटेंशन JPEG हुआ करता था। लेकिन फिर जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आए, विंडोज़ में एक चीज़ थी कि जो फाइल का एक्सटेंशन था वो सिर्फ 3 कैरेक्टर्स का हो सकता था। तो इस वजह से उन्होंने JPEG को JPG कर दिया, ठीक है। तो JPEG ही था, उसको उन्होंने JPG कर दिया क्योंकि एक्सटेंशन 3 ही हो सके। बाकी जो यूनिक्स के थे, जो एप्पल के कंप्यूटर्स थे मैक OS पे चलने वाले, उनमें JPEG चलता आ रहा है। तो JPG या JPEG ये इमेजेस का एक्सटेंशन है और इसकी फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है। तो यहाँ पे ये मतलब है कि JPG आप ऐड कर सकते हो एक पावर पॉइंट शो में। सर कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पावर पॉइंट स्लाइड बनाई हुई है आपके सामने, तो यहाँ पे मैंने इमेज एक ऐड कर दी है, सर कर सकते हैं। जिफ सर आपने पढ़ा होगा, जिफ स्टैंड फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये भी इमेज का ही एक्सटेंशन है। सो जिफ भी इमेजेस होती हैं, सो ऑब्वियसली ये भी ऐड कर पाएंगे। सर वेव क्या होता है, वेव स्टैंड फॉर वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ये आपको पता होनी चाहिए। जो ऑडियोज़ होते हैं, ऑडियो के अलग अलग, लाइक MP3 होता है एक्सटेंशन, ऐसे ही एक एक्सटेंशन होता है जिसे हम वेव कहते हैं। सो ऑडियो फाइल, क्या हम एक ऑडियो फाइल ऐड कर सकते हैं, सर हाँ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे अगर आप देखोगे जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जाते हैं, वहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन आता है। इंसर्ट में अगर आप देखोगे वहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑडियो ऑप्शन भी दिखेगा। इंसर्ट पे आप क्लिक करोगे तो आप कोई ऑडियो भी अपनी स्लाइड में ऐड कर सकते हो। सो डेफिनेटली वेव को भी हम कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ आ गया होगा इसका क्या मतलब है। इन तीनों को, चारों को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। So D should be the correct option. Now the question is a hard disk divided into tracks which are further divided into. हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें, हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क इस तरह से होती है, इसके अंदर एक ऐसी डिस्क आपको दिखती है। तो डिस्क को हम जो है बनाने वाले जो होते हैं उसको इन्होंने ऐसे सर्कुलर ट्रैक्स में डिवाइड किया होता है। तो ये एक ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ ट्रैक है। तो जो ये सर्कुलर आपको दिख रहे हैं सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये ट्रैक्स हो गए, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे है ये ट्रैक नंबर 2 है, डेटा इसी में है, ठीक है।
अब इन ट्रैक्स को इसने छोटे छोटे यहाँ पे डिवाइड किया है फर्दर, इनको हम कहते हैं सेक्टर्स। तो यहाँ पे ये छोटा सा एक सेक्टर है, ये सेक्टर 2 है, सेक्टर 3 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में डिवाइड किया जाता है, आपको बताना है कि ट्रैक्स को फर्दर किस में हम डिवाइड करते हैं, सर उनको हम सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, ISDN स्टैंड फॉर, ISDN की फुल फॉर्म क्या होती है? ISDN आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप फुल फॉर्म याद रखो। ISDN की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। दरअसल जो पहले ज़माने में अराउंड 1980s के अराउंड जो टेलीफोन घर तक आता था, तो इसका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड क्या होता है? इंटीग्रेटेड मतलब दो चीज़ें जब मिली हुई हो, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हो। सर्विसेज, दो सर्विस को इंटीग्रेट किया। कैसे? उस टाइम पे जो टेलीफोन था उससे आप फ़ोन कर सकते थे, मतलब आप वॉइस डेटा यहाँ से वहाँ भेज सकते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि उसी टेलीफोन थ्रू के, उसी टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट एक्सेस, मतलब वो बाकी चीज़ें भी इंटरनेट उस नेटवर्क के ऊपर शेयर कर सकते थे लोग, ठीक है। तो उन्होंने डेटा सर्विस, जिसको हम कहेंगे, जो पहले होता था वो वॉइस सर्विस होती थी, उन्होंने उसके साथ वीडियो या फिर डेटा सर्विस इंटीग्रेट की उसी नेटवर्क के अंदर, और उसी को हम कहते हैं ISDN। सो ISDN एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी जिसमें इंटरनेट और वॉइस जो है एक ही नेटवर्क के या टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू सेंड की जाती थी। ISDN की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होती है। यू शुड नो द फुल फॉर्म, बाकी अगर समझ नहीं आया लीव इट। मूविंग ऑन टू 29, वायरस स्टैंड फॉर। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? सर वायरस की फुल फॉर्म हमने पढ़ी है। वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन सोर्स अंडर सीज। सो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज वाइटल इंफॉर्मेशन सोर्स अंडर सीज। नाउ यहाँ पे डिफरेंस अगर वायरस और वर्म की देखेंगे, वायरस भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, वर्म भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। वायरस की एक खास बात यह होती है कि वायरस, जैसे आपने कोरोना देखा हो या कोई भी वायरस जो होता है उसको एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वायरस, कोरोना वायरस जो है वो कैसे फैलता है? एक आदमी को वायरस हो गया, वो फिर दूसरे आदमी में जाएगा, फिर तीसरे आदमी में जाएगा। ऐसे वायरस अलग जो है, अलग ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। वो अगर हम देखेंगे, वायरस जो होता है, जो रियल लाइफ में जो वायरस होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उसको एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही एक कंप्यूटर वायरस को भी एक फाइल की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम होस्ट कहते हैं, जिसके साथ वो अटैच होता है और फिर फैलता है दूसरे कंप्यूटर्स में। वर्म को किसी भी दूसरे प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो रेप्लिकेट होती है, दोनों रेप्लिकेट होते हैं, मतलब दोनों अपनी कॉपीज़ बनाते हैं, वायरस भी और वर्म भी। लेकिन वर्म को किसी दूसरे फाइल के साथ अटैच होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ वायरस को दूसरे किसी फाइल के साथ अटैच होने की ज़रूरत पड़ती है ना। यहाँ पे ट्रोजन हॉर्सेस, इनको मैंने बताया, आपको एक चीज़ याद रखनी कि ट्रोजन हॉर्सेस रेप्लिकेट नहीं करते हैं खुद को। वो एक ट्रोजन हॉर्स आपके कंप्यूटर में आया, वो एक ही रहेगा लेकिन वो अपना काम कर जाएगा, ठीक है। वो आपको लगेगा कि कोई अच्छा काम करने वाला है या आपको लगेगा कि अच्छी कोई एप्लीकेशन है, बट वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। सो यहाँ पे वाइटल इंफॉर्मेशन सोर्स अंडर सीज इज द करेक्ट ऑप्शन। 30th क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्ट फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर? मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? सर हमने पढ़ा है, उसको हम मॉलवेयर कहते हैं। मॉलवेयर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और मॉलवेयर में आपके आते हैं ट्रोजन्स आते हैं, स्पाईवेयर, एडवेयर, रूटकिट्स, रैंसमवेयर, वर्म्स एंड कीलॉगर्स। इनमें से थोड़े थोड़े मैंने बताए, बाकी आपको पता होंगे। आज जेकेएसबी के पेपर में एडवेयर पे क्वेश्चन आया था। एडवेयर दरअसल ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपने कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया या आपके कंप्यूटर सिस्टम पे किसी ने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उससे आपके सामने ऐसे ही बेवजह एड्स आएंगे, पॉपअप्स आएंगे। तो वहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर पॉपअप्स आ जाते हैं, उससे एड्स आ जाते हैं। तो उसका आंसर है एडवेयर, ठीक है। बाकी एडवेयर आपको कोई और नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपके डेटा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस उसका ये मकसद है कि आपके सामने एड्स आएंगे, आप उन एड्स पर क्लिक करोगे तो उन एड्स के बदले उसको पैसे मिलेंगे उस कंपनी से। उसके बाद डाइडैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान आपको कहेगा कि तुम अपने एटीएम का पिन बताओ मुझे, अपना पिन बताओ मुझे, ठीक है। तो आप बोलोगे मैं क्यों बताऊँ? तो वो बोलेगा कि तुम्हारे बड़े भाई ने बोला है, ठीक है। या आपको कॉल करेगा कि फॉर एग्जांपल मैं आपका बड़ा भाई बोल रहा हूँ, मुझे अपना पिन दो। तो उसने अपनी आइडेंटिटी को फॉल्सिफाई किया, ठीक है। वो बहरूपिया बन के आपके पास आया ताकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा पाए। अब मॉडर्न डे, आज इंटरनेट की दुनिया में इसी तरीके के स्कैम्स होते हैं। उसमें आपके सामने क्या होगा? फॉर एग्जांपल, दिस शुड नॉट बी द कॉलम्स एंड रोज। यहाँ पे इसका हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है।
फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनेट पे कोई आप का फ्रेंड जो है या किसी तरीके से आपको एक मैसेज भेजेगा कि आपको बोलेगा कि यहाँ पे मैं तुम्हें एक लिंक भेजता हूँ ये वाली, यहाँ पे तुम्हें फेसबुक पे आपको लिंक भेजेगा और बोलेगा कि यहाँ पे तुम्हें अच्छी अच्छी गेम्स मिलेंगी, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फेसबुक का, ये आपको लग रहा है ना ये लॉगिन पेज है फेसबुक का, तो आपको लग रहा है सच में ये फेसबुक का लॉगिन पेज है, लेकिन जब आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करोगे वो यूज़र नेम और पासवर्ड उसके पास चले जाएंगे। आपको लगेगा शायद मैंने लॉगिन किया फेसबुक पे, पर ये असली फेसबुक पेज नहीं है, उसने फॉल्सिफाई किया, ठीक है, उसने बहरूपिया मतलब एक झूठा मूठा एक फेसबुक का पेज आपके सामने दिया। इसी तरीके से वो इंटरनेट बैंकिंग का एक पेज आपको दे सकता है, आपको लगेगा सच में ये है, यहाँ पे मुझे लॉगिन करना है, लेकिन यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है ये उसके पास चली जाएगी। इस तरह के अटैक्स को हम फिशिंग अटैक्स कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं फिशिंग अटैक्स या फिशिंग स्कैम्स, ठीक है। सो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड डू शेयर योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। आपको मेरे बारे में आपको लगता है कि जहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना होगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।